वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है व्हिटस्टेन ब्रिज। बैलेंस व्हिटस्टेन ब्रिज भी कहते हैं इसे। तो सबसे पहले इस चीज को समझिए कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा किरचॉफ्स लॉ, और ये किरचॉफ्स लॉ का यूज हम लोग करेंगे व्हिटस्टेन ब्रिज में। तो बैलेंस व्हिटस्टेन ब्रिज क्या है, सबसे पहले इस चीज को आप समझिए। बैलेंस्ड यानी संतुलित व्हिटस्टेन ब्रिज, इस चीज को समझना है ये क्या है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है बैलेंस यानी संतुलित व्हिटस्टेन ब्रिज, यानी संतुलित अवस्था में जो है, यहां पे लिख लेना है संतुलित अवस्था में व्हिटस्टेन सेतु यानी व्हिटस्टेन ब्रिज। व्हीट का अर्थ होता है गेहूं, स्टोन मतलब होता है पत्थर, और ब्रिज मतलब होता है सेतु। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गेहूं पत्थर का सेतु, ये नहीं है। यदि इसका हिंदी में मीनिंग लगाइएगा तो आप बोलिएगा गेहूं और पत्थर का सेतु, ये नहीं होता है। ये जान लीजिए कि व्हिटस्टेन एक साइंटिस्ट का नाम है और ब्रिज का अर्थ होता है सेतु। तो व्हिटस्टेन के द्वारा बनाया गया जो सेतु है, उस सेतु को ही हम लोग कहते हैं व्हिटस्टेन ब्रिज कहते हैं। और इसका यूज क्यों हुआ, व्हिटस्टेन ब्रिज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इस चीज को जानना है। तो व्हिटस्टेन ब्रिज जो होता है, करंट को बैलेंस करके अननोन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक व्हिटस्टेन के द्वारा एक सेतु यानी संतुलित अवस्था में धारा के प्रवाह के कारण एक ब्रिज तैयार किया गया, जिसे व्हिटस्टेन का ब्रिज कहते हैं। मतलब व्हिटस्टेन का ब्रिज क्या हुआ, वैज्ञानिक व्हिटस्टेन के द्वारा एक संतुलित अवस्था में धारा के प्रवाह के कारण एक ब्रिज तैयार किया गया, जिसे व्हिटस्टेन का ब्रिज कहते हैं। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, वैज्ञानिक व्हिटस्टेन के द्वारा एक संतुलित अवस्था में धारा के प्रवाह के कारण एक ब्रिज तैयार किया गया, जिसे हम लोग व्हिटस्टेन का ब्रिज कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्हिटस्टेन ब्रिज एक ऐसी व्यवस्था है, व्हिटस्टेन ब्रिज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चार प्रतिरोध होते हैं, तथा 3 ज्ञात प्रतिरोध के द्वारा एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, व्हिटस्टेन ब्रिज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, और 4 प्रतिरोध में 3 ज्ञात प्रतिरोध के द्वारा एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब देखिए 4 प्रतिरोध, देखिए यहां पे डायग्राम में समझिए, यहां पे समझने वाला बात P Q R S, देखिए ये 4 प्रतिरोध है, और ये चारों प्रतिरोध में कोई 3 ज्ञात होगा तो एक अज्ञात को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इस चीज को यहां पे समझना है। तो यहां पे P Q कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू नॉन हो, या P का वैल्यू पता है, Q का नहीं है, R का पता है, S का कुछ भी हो सकता है। इस तीनों में से कोई एक का पता होगा। एक चीज और यहां पे गौर कीजिए, ये जो रेजिस्टेंस यहां पे जो लगे होते हैं, ये जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसको हम घेर दिए। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस का मान हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिसका मान आप क्या कर सकते हैं, हमेशा चेंज करते हैं। चेंज क्यों करते हैं, सवाल यहां उठता है। चेंज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये बैलेंस स्टेट में है। तो बैलेंस स्टेट क्या होता है, इस चीज को आप समझिए। हम लोग इसका रेजिस्टेंस को चेंज करके, ये बीच में देख रहे हैं ये लगा होता है एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के सुई को हम लोग 0 पे कर देते हैं।
गैल्वेनोमीटर के सुई को हम लोग क्या करते हैं, जीरो पे कर देते हैं। तो इस कंडीशन में इससे होके कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है, तो हम लोग इसको कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं बैलेंस कंडीशन। इस चीज को समझाने से पहले एक चीज और समझा रहे हैं, समझिए। ये मान लीजिए बैटरी है, तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहां से करंट चला, यहां तक आया आई, समझिए, यहां ये समझने वाली बात, आई आया। अब आई देखिए दो पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब यहां जाएगा I1 और इसमें जाएगा I2। अब यहां पे I1 ही आएगा और यहां तक क्या आएगा बाबू, एक ही रास्ता है तो I2 आएगा। अब मान लेते हैं IG इधर से जा रहा है, तो बताइए इसमें क्या जाएगा। एक चीज समझिए, मान लीजिए इधर 10 एम्पियर की करंट आ रहा है और इधर चला गया, मान लीजिए इसमें चला गया 4 एम्पियर। 10 इधर से आया, 4 इधर से आया, तो इधर कितना जाएगा। तो आप याद कीजिए किरचॉफ साहब का फर्स्ट रूल। तो यानी मान लीजिए इधर से 10 आया और 4 इधर चला गया, तो ये इनकमिंग करंट हुआ। तो 10 इधर से आया और 4 इधर चला गया, तो 10 में से 4 घट जाएगा, तो इधर क्या जाएगा, 6 एम्पियर जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि इसमें से हम लोग इसको क्या कर दिए, घटा दिए पॉइंट रूट के आधार पे। तो यहां पे हो जाएगा I1 माइनस IG, यानी 10 में से 4 चला गया तो वह 6 के बराबर हो जाएगा। तो यहां तक आपका आएगा IG और इधर से IG आया और यहां पे I2 आ रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा। चूंकि दोनों जो होता है इनकमिंग करंट है, तो आउटगोइंग करंट क्या होगा, सीधा जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा I2 प्लस क्या हो जाएगा IG। तो यहां पे गौर कीजिए, तो ये एक ही वायर है, तो यहां पे I1 माइनस IG यहां पे आएगा यहां तक, और यहां पे फिर क्या आएगा I2 प्लस IG होगा, और फिर दोनों मिलकर के इधर क्या जाएगा, जरा सोचिए I1 माइनस IG प्लस क्या हो जाएगा I2 प्लस IG। अब ये IG कट गया, तो I1 प्लस क्या बचेगा I2, और I1 प्लस I2 को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा I, चूंकि I ही दो भाग में बटा है, इसका मतलब है कि इधर करंट क्या जाता होगा I जाता होगा। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे। देखिए अभी जस्ट बताए कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये वैरी करते रहता है, और इसको हम लोग चेंज करके इसके रेजिस्टेंस, चूंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो वेरी करेगा। और ये जो होता है यहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू अननोन ले सकते हैं इसमें से, तो इसका वेरी करके इतना रेजिस्टेंस इसमें लगा दिए कि ये गैल्वेनोमीटर से कोई करंट प्रवाहित नहीं किया। तो जब ये इसका सुई जो है इतना पे इसको हम लोग कर देंगे, वेरी करेंगे कि इस जो ये देख रहे हैं जो IG है, IG से होके कोई करंट प्रवाहित नहीं करेगा, तो गैल्वेनोमीटर का सुई स्वाभाविक है जीरो पर चला जाएगा। जब गैल्वेनोमीटर का सुई जीरो पे चला गया, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन, यानी बैलेंस स्टेट। और बैलेंस स्टेट में कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर से प्रवास नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी बैलेंस स्टेट लिखेंगे तो उसका वैल्यू जीरो होगा और ये संतुलित अवस्था कहलाएगा। ये कैसे हुआ, तो इसको हम लोग वेरी करके रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज करके इसके वैल्यू को इससे इसका बीच का जो करंट है उस करंट को हम लोग क्या कर दिए हैं, जीरो कर दिए हैं। ये चीज तो सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी सर्किट के बारे में यहाँ पे हम लिखे हैं, तो देखिए लिखा हुआ है बैलेंस्ड बीट स्टैंड 20 किरचॉफ्स के नियम पे आधारित है। देखिए अभी जस्ट किरचॉफ्स का नियम अभी लागू किए थे। यहाँ पे इनकमिंग करंट, ये आपका आउटगोइंग करंट, ये भी आउटगोइंग है, तो इस तरह से हम लोग अभी दिखाए। उसके बाद देखिए इससे 4 यानी P, Q, R तथा S अलग अलग प्रतिरोध लगा है, मतलब इसमें जो है 4 प्रतिरोध P, Q, R, S जो कि अलग अलग प्रतिरोध लगा है। बिंदु B और D के बीच
धारा मापी गैल्वेनोमीटर संयोजित किया जाता है। देखिए बी और डी के बीच में इसको जो हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज किए हैं। धारा मापी गैल्वेनोमीटर संयोजित किया जाता है। ए और सी एक सेल से जुड़ा होता है। देखिए ए यहाँ पे हुआ, सी यहाँ पे हुआ, इसके बीच में देखिए एक यहाँ पे सेल भी लगा हुआ है, ये सेल लगा हुआ है, ये सेल जुड़ा हुआ होता है, ये लिखा हुआ है सेल जुड़ा होता है। अतः गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो कब प्रवाहित नहीं होता, अभी जस्ट समझाए, वेरी करके इसके बीच का जीरो हम कर दिए थे। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से जब धारा प्रवाहित नहीं होता है तो इस स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है संतुलित होता है। जब गैल्वेनोमीटर से पास नहीं होगा तब कंडीशन जो होगा वह बैलेंस कंडीशन होगा, तथा P और Q का अनुपात जो होगा R और S के अनुपात के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस चीज को हम प्रूव करेंगे आगे चल के। तो आइए सबसे पहले ये जो लंबा चौड़ा भाषा है इसको लिखना है, और ये टॉपिक बहुत जबरदस्त टॉपिक है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। इसीलिए इसमें हम लगा देंगे BM, मोस्ट बोर्ड मॉडल है, और इसको आप आज क्लियर कर लीजिएगा और ये आपका 5 मार्क्स में ही पूछा जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इस चीज को आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप अच्छे से इसको नोट कीजिए। तो नोट कैसे करना है, जैसे जैसे लिखा हुआ है पहले दोनों को अलग अलग करके, फिर आधा में इधर डायग्राम बना लीजिए, फिर आधा में इसको लिख करके यहाँ तक आप रेडी रखिए। फिर इसका हम लोग जो ये कह रहा है P और Q का अनुपात S और PQ, यानी P और Q का अनुपात जो है S और R के अनुपात के बराबर होता है, इस चीज को हम अभी प्रूव करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको अच्छे से आप नोट कीजिए, साफ सुथरा एकदम डायग्राम बना करके सबको लिखिए, उसके बाद हम एप्लीकेशन करेंगे। चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे हम लोग अब समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। बात करें अब इसके एप्लीकेशन का, इसका ऑपरेशन का, इन लूप। इन लूप जो है, एक लूप यहां पे बन रहा है A, B और D। इन लूप A, B और D की बात करें, और इसको हम तोड़ेंगे किससे, फ्रॉम किरचॉफ्स लूप रूल से, जो कि हम कल पढ़ाए थे किरचॉफ्स का लूप रूल। तो लूप रूल में देखिए आपको करा है ABCD, ध्यान दीजिए ABD, समझिए यहाँ पे समझने वाला है। देखिए यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां करंट आया, ये यहां से आया, तो आप याद कीजिए दोनों ये सीरीज में आ गया है, तो इस दोनों को हम लोग प्लस कर दिए थे और इसको हम लोग क्या कर दिए थे, माइनस कर दिए थे। और सेकेंड रूल क्या कहता था कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का जो योग होता है वह विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अब एक चीज गौर कीजिए, इसमें कहीं विद्युत वाहक बल के लिए कहीं भी बैटरी नजर आ रहा है, A, B और D के बीच में कहीं भी बैटरी है नहीं। तो याद कीजिए हम कल बताए थे कि जब बैटरी नहीं हो तो टोटल EMF का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग टोटल EMF का वैल्यू क्या लेंगे, जीरो लेंगे। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का योग देखिए, तो यहाँ पे धारा क्या पास कर रहा है, I1, रेसिस्टेंस क्या है, P प्लस। अब इसमें क्या जा रहा है, करंट जा रहा है IG, और रेसिस्टेंस क्या है, कैपिटल G, माइनस लिए थे कब, और यहां पे इसका देखिए ये तो दोनों सीरीज में था, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो माइनस क्या हो जाएगा I2, और रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा S। अब बराबर, चूंकि गैल्वेनोमीटर में यहाँ सॉरी इस सर्किट में कहीं बैटरी नहीं है इसके अंदर A, B और D के बीच, इसलिए हम किसके बराबर कर दिए, जीरो के बराबर। अब बात करें
बैलेंस स्टेट। बैलेंस स्टेट में जो होगा IG से होके कोई करंट पास नहीं करेगा। तो बैलेंस स्टेट में IG का वैल्यू 0 होगा, वह आप हमेशा याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I1P प्लस 0 इंटू G माइनस I2S इक्वल टू 0। ये पूरा 0 हो गया, इसको उस साइड कर देंगे तो I1P बराबर I2S बराबर हो जाएगा। तो I1 बटे I2 इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा S बटे क्या हो जाएगा P हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लिए। अब देखिए इन लूप, अब अगला लूप देखिए BDC की बात करें, BDC याद रखिएगा। तो BDC में देखिए करंट कैसे आ रहा है, तो ये तो इधर से इस तरह से गया, इसमें क्या होगा करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो यहां से देखिए कहां B से D और D से C के डायरेक्शन में था। तो यहां पे देखिए इसमें भी धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, तो IG इंटू कैपिटल G इसका हो गया। फिर इधर जा रहा है तो यहां पे करंट क्या हो जाएगा, देखिए करंट हो जाएगा I2 प्लस IG और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल R माइनस। अब माइनस का साइन दे दिए। अब इधर करंट क्या जा रहा है, करंट जा रहा है I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस है Q। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई इस सर्किट में कोई गैल्वेनोमीटर नहीं लगा, बैटरी नहीं लगा हुआ है, इसलिए EMF का वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट किए। चलिए आगे देखिए। अब बात करें फॉर बैलेंस स्टेट का, तो बैलेंस स्टेट में जो होगा फिर IG इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे 0 लेंगे। तो 0 हो जाएगा तो यहां पे इसका वैल्यू 0 इंटू कैपिटल G प्लस I2 प्लस 0 इंटू R माइनस I1 माइनस 0 इंटू Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह लिखें। अब ये पूरा टर्म 0 प्लस I2R माइनस I1Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां पे इसको बराबर कर लेंगे तो I1Q बराबर हो जाएगा I2R हो जाएगा। तो I1 बटे I2 इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो R बटे क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। ये बहुत हार्ड टॉपिक है लेकिन आपको इतना आसानी से हम समझा रहे हैं कि बिल्कुल आपको थ्योरी समझ में आ रहा है। अब बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों का LHS देखिए I1 बटे I2 दोनों सेम है। तो LHS यदि सेम है तो उसका RHS भी सेम होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा देखो, तो यहां पे S बटे P S बाय P बराबर R बटे Q हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से ये भी हो गया, लेकिन आप जब हम भाषा लिखाए थे उस वक्त लिखाए थे PQ का अनुपात जो होगा वह S और R के अनुपात के क्या होगा बराबर होगा। तो ये तो S बटे P और R बटे Q आ गया। देखिए इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको आप भेज दीजिए इधर, तो यहां पे भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा S बटे R बराबर P बटे Q। और इसी को आप लिख सकते हैं और इसी को लिख सकते हैं इस तरह से उल्टा दीजिए, इसको इधर कर देते हैं PQ बराबर S बाय R, इस तरह से लिख दी। तो जैसा कि आप भाषा में लिखे थे PQ का अनुपात जो होगा S और R के अनुपात के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए इस चीज को हम निकाल दिए।
अब यहाँ पे कोई भी 3 रेसिस्टेंस ज्ञात हो तो क्या एक अननोन रेसिस्टेंस का मान नहीं निकल जाएगा? इसी में से यदि Q पता है, R S पता है, R पता है तो P निकल जाएगा। यदि आपको R नहीं पता है, S पता है, P पता है, Q भी पता है तो आराम से आप R निकाल सकते हैं। तो इसमें से कोई 3 आपको पता होगा और एक अननोन रेसिस्टेंस का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा हम लोग अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात करते हैं। हाँ, जो ज्ञात नहीं है, ज्ञात 3 ज्ञात प्रतिरोध के द्वारा एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो इस चीज को आप नोट कीजिए। तो ये टॉपिक था व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।